स्पेशल वीडियो है चैप्टर नंबर 9 प्रगीत और समास। एक वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट है मेरे भाई, अच्छे से देख लेना, नोट्स बना लेना। ये वीडियो तो यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, कभी भी यूज़ कर सकते हो। हिंदी का प्लेलिस्ट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, सारे चैप्टर देख पाओगे। तो अच्छे से पढ़ो यार, ज्वाइन हो जाओ, यहाँ तक सब्सक्राइब कर लो। मैं साथ हूँ ना, सब दे दूंगा फ्री में। अच्छे तरीके से सुनना मेरे भाई, ठीक ना। प्रगीत और समाज आपका चैप्टर है जो कि 9 चैप्टर है, 8 तक ऑलरेडी मैंने करा दिया है, ठीक है। अच्छे से हिंदी के प्लेलिस्ट में जाओ, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और चैनल के अंदर भी मिल जाएगा। तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से हम लोग परिचय करते हैं। प्रगीत और समाज के जो लेखक थे उनका परिचय कर रहे हैं, जिनका नाम था नामवर सिंह। नामवर सिंह ने प्रगीत और समाज को लिखा था, उसके रचयिता थे, उसके लेखक थे। कैसा भी सवाल करे आराम से आपको बताना है, ठीक है। इनका जन्म, नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था, 28 जुलाई 1927, और मृत्यु 19 फरवरी 2019 को हुआ था। तो ये डेट दोनों अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट वाला है। एक बार अच्छे से देख लो। चलो, मन में बोल लिया ना, बहुत बढ़िया। आगे ध्यान से देखना। माता का नाम था बागेश्वरी देवी, ठीक है। नामवर सिंह के माता जी का, मम्मी का नाम क्या था? बागेश्वरी देवी, और पिता का नाम था नागर सिंह, जो कि एक पेशे से शिक्षक थे, टीचर थे, ठीक है। अच्छे से याद रखना। नागर सिंह क्या थे? शिक्षक थे। नामवर सिंह के पिताजी थे। तो इतना सारी चीज़ें जो भी मैंने अभी बता रखी है वो सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। आगे हम लोग थोड़ा सा शिक्षा के ऊपर बात करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा यानी कि प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं। आवाजपुर एवं कमालपुर उत्तर प्रदेश के गाँव में हुई थी। ये दो गांव है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, आवाजपुर और एक कमालपुर। तो यहीं पर इनका प्राथमिक शिक्षा हुआ था। हाई स्कूलिंग की बात करते हैं तो हिवेत क्षत्रिय स्कूल जो कि बनारस में है, वहाँ से इन्होंने हाई स्कूल करी थी, ठीक है। मतलब 10th करा था, बोर्ड करा था, इतना याद रखना। हिवेत क्षत्रिय स्कूल बनारस से। अगर हम लोग इंटर की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? इंटर की पढ़ाई, 11-12 की पढ़ाई, 11वीं-12वीं की पढ़ाई तो उदय प्रताप कॉलेज से, है ना, जो कि बनारस में है, जिसका नाम है बीए। मतलब बीए भी वहीं से करा था और एमए भी वहीं से करा था। उदय प्रताप कॉलेज से इंटर किया, फिर बीए करा और फिर एमए करा। तो ये तीनों चीज़ें अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। उदय प्रताप कॉलेज भी याद होना चाहिए आपको, जहाँ से उन्होंने सारी चीज़ें करी थी। यहाँ पर बीएचयू से क्रमशः उन्होंने 1949 और 1951 में करा था बीएचयू। तो इतना सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। पीएचडी की अगर हम लोग बात करें, पीएचडी कहाँ से करा था, ठीक है। बीएचयू में पृथ्वी रासो की भाषा विषय पर, यानी कि 1956 में इन्होंने पीएचडी करा था। पृथ्वी राजस्व की जो भाषा थी ना, उस विषय पर 1956 में इन्होंने पीएचडी करा था बीएचयू से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए काफ़ी डिटेल में, ठीक ना। और वृत्तियाँ की अगर हम लोग बात करें, मतलब कामों के बारे में इनकी अगर हम लोग बात करें, तो 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थाई व्याख्यात यानी कि काम किए थे, ठीक है, लेक्चर के रूप में। कब? 1953 में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर में, ठीक है। अगला पॉइंट है कि 1959 से 1960 में सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी 1 साल असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में इन्होंने काम किया था। 1959 से लेके 60 तक, सॉरी, 59 से 60, ठीक है। और 60 से 65 के बीच में बनारस में रहकर स्वतंत्रता पूर्व लेखक का काम किया था। मतलब लिखने के काम पे निर्भर हो गए थे 1960 से 1965 तक। अगला पॉइंट है जनयुग, यानी कि साप्ताहिक, दिल्ली में संपादक और राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार के रूप में भी थे, ठीक। और एक छोटा सा अगला भी पॉइंट है, सारे इंपॉर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना, टेंशन मत लो। ऊपर जो मैंने करा रखा वो सारे इंपॉर्टेंट है, और ये सभी देख लोगे तो काम करेगा ही, अच्छे से याद रहेगा। तो क्योंकि हिंदी है यार, याद हो ही जाएगा। 1967 से आलोचना त्रैमासिक का संपादन 1970 है, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक, थोड़ा सा है, कोई दिक्कत नहीं। और अगला पॉइंट है, देख लो, 1974 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हुई थी, ठीक है। पहले इतना पॉइंट है, 1974 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, फिर उसके बाद दिल्ली के भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए थे। और यहाँ पर छोटा सा और भी पॉइंट्स है। 1857 में जेएनयू से सेना मुक्ति, फिर पुनः अगले 5 वर्षों के लिए वहीं पुनरुक्ति हुई थी। 1993 से 96 तक राजा राम मोहन राय के लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में भी रहे। कब? 1996 तक, ठीक है। 93 से 96 तक लाइब्रेरी में ना, लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष रहे। अगर हम लोग कृतिया के अंदर आलोचना की बात करते हैं तो आधुनिक साहित्य की प्रकृति 1954 में, छायावाद 1955 में, इतिहास और आलोचना
57 में कहानी, एक नई कहानी जो है 1964 में, ये सारे ईस्वी दे रखे जब इन्होंने आलोचना लिख के प्रकाशित करा था। और दूसरी परंपरा की खोज 1982 में, कविता के नए प्रतिमान 1968 में, वाद विवाद संवाद 1989 में। तो ये आपको अच्छे से डेट के साथ याद होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं तो साक्षात्कार के बारे में बात करते हैं। तो कहना ना होगा 2006 में, बात बात में बात 2006 में, ठीक है। और यहाँ पर व्याख्यान है एक, ठीक है, आलोचना के मुख्य से 2005 में। और सम्मान कौन कौन मिला था इनको? 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1971 में। किस चीज़ के लिए? कविता के नए प्रतिमान के लिए। तो इस तरह से आप तोड़ तोड़ के जब चीज़ें याद करते हो तो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होता है, ठीक है। आगे देखो, यह पाठ आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक वाद विवाद संवाद से लिया गया है। ये जो आपका चैप्टर है प्रगीत और समाज, ये कहाँ से लिया गया है ना? या वाद विवाद संवाद से लिया गया। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। नामवर सिंह के गुरु का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी था। नामवर सिंह जो कि रचयिता थे प्रगीत और समाज के, तो उनके गुरु का नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो अच्छे से याद होना चाहिए। और आगे की वीडियोस में आपको मिल जाएगा सारांश, ठीक है, जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है। तो अच्छे से जो भी मैंने इंट्रोडक्शन बताया वो आपको याद होना चाहिए। इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल आपको झूठ के नींव पे नहीं बनाया गया है, नहीं आपको दिलासा दिया जाता है झूठ मूठ के। सारा कंटेंट मिल जाएगा, हिंदी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इस पाठ्य पुस्तक में संकलित निबंध उनके आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक वाद विवाद संवाद से लिया गया है। ये जो आपका चैप्टर है प्रगीत और समाज, ये वाद विवाद संवाद से लिया गया है। इस निबंध में 1000 वर्षों में फैली हिंदी काव्य की परंपरा पर ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के साथ विचार करते हुए प्रगीत नामक काव्य रूप में निरंतरता को हिंदी समाज की जातीय प्रकृति और भाव प्रवाह की उपज के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इस तरह से आप चीज़ों को जब सुनोगे, एक बार इतना मैंने बता दिया, एक बार और सुन लो, फिर आगे बढ़ो, चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर हो जाएंगी। कोई भी काव्य रूप ऐतिहासिक सामाजिक जरूरतों की उपज और संपूरक हुआ करता है। हिंदी में प्रगीत और सामाजिकता और ऐतिहासिकता क्या है और कैसा रही है, हमारी साहित्यिक परंपरा में उसकी अहमियत क्या है, इन बातों को, है ना, पड़ताल यह है, मतलब इन बातों की जांच पड़ताल की जा रही है कि यह है कि निबंध के अत्यंत संयत और प्रश्न विवेचन शैली तथा भाषा में करता है। आलोचना महज गुण दोष विवेचना से आगे बढ़कर कुछ और भी है, और वह इतिहास और परंपरा की पहचान करती है। सामयिक समस्याओं और यानी कि सामाजिक समस्या या सामयिक समस्या बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, है ना। और तथ्यों को ऐतिहासिक सामाजिक अंत संगति में गहराई से पहचानना भी सिखाती है। वह वर्तमान को अधिक गहराई के साथ जानने समझने की अंतर्दृष्टि जगाती है। यह सब इस निबंध से सीखा जा सकता है। तो ये जो निबंध है, जो मैंने सारांश कराया प्रगीत और समाज का, 2-3 मिनट मैंने आपका लिया, तो इससे आपने क्या सीखा? बस इस सारांश को लिख के देखो कॉपी में, पढ़ना 2-3 बार, चीज़ें याद हो जाएंगी, टेंशन मत लेना, लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। प्रगीत और समाज का ऑब्जेक्टिव है, मैंने सारी चीज़ें करा रखी है, परिचय करा रखा है, सारांश करा रखा है, अच्छे से देख सकते हो परिचय है। तो इसलिए बोलता हूँ ना यार कि यहाँ से डिटेल से करो, लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, कोई भी टेंशन नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव हम लोग इस वीडियोज़ में लगाते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो ऑब्जेक्टिव जितना भी है, 40 ऑब्जेक्टिव है, अच्छे से आपको जवाब देना है बस, ठीक ना। पहला सवाल है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1927 को। ऑप्शन याद रखो, डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर होनी चाहिए, ये ऑप्शन आपको याद हो गया होगा, ठीक ना। तो याद करते हुए चलेंगे हम लोग अच्छे तरीके से, बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान नहीं करना है। नागर सिंह और नामवर सिंह के बीच का संबंध है ना। नागर सिंह और नामवर सिंह के जो बीच का संबंध था और बाप और बेटे का था, अच्छे से याद रखना, ठीक है। नामवर सिंह बेटा थे और नागर सिंह जो थे वो बाप थे, जो कि वो शिक्षक थे एक पेशे से, ठीक है। तो नामवर सिंह के पिता का नाम था नागर सिंह। अगला सवाल है, नामवर सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहे। तो नामवर सिंह जो थे ना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहे थे। वो किस रूप में रहे थे? तो अस्थाई व्याख्याता के रूप में रहे थे, अस्थाई व्याख्याता के रूप में, यानी कि व्याख्यात के रूप में रहे थे। तो ये क्वेश्चन और आंसर, ये दोनों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगला सवाल है 4 नंबर का, नामवर सिंह को 1871 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यह कथन, आपको बताना है कि 1871 में नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था
क्या ये कथन सत्य है, असत्य है, किस तरह का है? 4 ऑप्शन तुम्हें दिख रहे हैं, तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 1871 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो अच्छे से आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल है 5 नंबर का, नामवर सिंह बीए कब किए थे? बीए की पढ़ाई उन्होंने कब करी थी, कंप्लीट कब करा था, इस भी बताना है। तो 5 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा होगा ए, 1949 में। 1949 में उन्होंने बीए कंप्लीट करा था। ठीक है, अगला सवाल है, नामवर सिंह ने आलोचना प्रेम त्रैमासिक कब से संपादन का काम संभाला था? तो 6 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो जाएगा बी, 1967। ठीक है, 1967 से उन्होंने काम संभाला था त्रैमासिक का संपादन करना। एंड अगला सवाल है 7 नंबर का, किस कृति के लिए नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? कृति बताना है, यानी कि किस काम के लिए। 4 गो ऑप्शन तुम्हें दिख रहे हैं, तुमने अच्छे से पढ़ भी लिया है। तो कविता के नए प्रतिमान के लिए, ठीक ना, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था मैंने ऊपर ऑब्जेक्टिव में कराया, तो कन्फ्यूजन में मत रहो, इसीलिए बोलता हूँ सारी चीज़ें याद रखा करो, आगे उस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और मैं आपको बिल्कुल भी भटकाता नहीं हूँ, ना ही झूठ बोलता हूँ, जो भी चीज़ें होती है रियलिटी वाले बताता हूँ। कंटेंट पे मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, तब ये तैयार हो पाती है, ठीक ना, सारी चीज़ें देखने के बाद। तो इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लेना आप। नामवर सिंह ने बीए और एमए कहाँ से किया था? तो नामवर सिंह ने बीए और एमए जो था ना, वो बीएचयू से किया था। बीएचयू से इंट्रोडक्शन देखोगे तो बता रखा है मैंने अच्छे तरीके से। एंड अगला सवाल है 9 नंबर का, बालकम क्या है ना, बाकलम, सॉरी, बाकलम खुद है। तो बाकलम खुद एक निबंध है ना, एक निबंध का नाम है बाकलम। ठीक है, तो अच्छे से आपको याद होना चाहिए। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। एंड 10 नंबर का सवाल है आपका मेरे भाई, ठीक है, भिक्ष भीतर में कौन सा समास है ना, छित्र भीतर में, सॉरी, छित्र भीतर में कौन सा समास है? तो ये तो द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग करेंगे जो कि 11 नंबर का सवाल है, मित कथन। मित कथन में किस कथन से अधिक शक्ति होती है? तो मित कथन में अधिक कथन से ज़्यादा शक्ति होती है। बी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एंड अगला सवाल है 12 नंबर का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? तो 12 का ऑप्शन नंबर ये होगा, प्रबंध काव्य है। रामचंद्र शुक्ल का जो काव्य का सिद्धांत है वो प्रबंध काव्य है। ठीक ना। एंड अगला सवाल है जो कि 13 नंबर का सवाल है, स्मरण शब्द का विशेषण क्या होगा? स्मरण शब्द का विशेषण स्मरणीय होता है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। एंड अगला सवाल है 14 नंबर का आपका सवाल है, 1 मिनट, 14 नंबर पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, संघर्ष स्वीकारा है के माध्यम से व्यक्ति को प्रेरणा दी जाती है। संघर्ष स्वीकारा है, उसके माध्यम से व्यक्ति को प्रेरणा दी जाती है, इंस्पायर किया जाता है ना। तो वो देखो, इनमें से कोई दुख है, हर्ष, शोक, संघर्ष, अक्सर कोई भी नहीं। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी आपका राइट वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 15 नंबर का, सूरसागर में रचे गए पदों की संख्या। सूरसागर में रचे गए पदों की संख्या 1.25 लाख है। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी सही होगा। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि एक जितना भी ऑब्जेक्टिव आप कर रहे हो सब चैप्टर के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो बाहर से बिल्कुल भी आपको सोच नहीं लाना है बाहर वाली, ठीक ना। विनय पत्रिका किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? विनय पत्रिका जो है ना, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था, तुलसीदास के द्वारा। एंड अगला सवाल है तुम्हारा 17 नंबर का, निराला द्वारा रचित है। निराला जी ने क्या लिखा था? राम की शक्ति पूजा। सी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आराम से इसलिए कराता हूँ ताकि आप चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर करो खुद से। 1974 में नामवर सिंह ने किस विश्वविद्यालय के हिंदी के प्रोफेसर के पद को संभाला था? तो 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय। ठीक ना, बहुत बढ़िया। एंड अगला सवाल है जो कि 19 नंबर का सवाल है, प्रगीत और समाज कहाँ से लिया गया है? प्रगीत और समाज वाद विवाद संवाद से लिया गया है। बी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एंड अगला सवाल है, ताना बाना किनकी रचना है? ताना बाना किनकी रचना है? ये तो केदारनाथ की रचना थी ना, तो डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, ताना बाना। ठीक है, एंड 21 नंबर का सवाल है, कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। जो यह किसका वाक्य है, मतलब यह बात जो है वह किसने कही है? तो वह केदारनाथ ने कही थी। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी सही हो जाएगा। डी नंबर में मान लो एन ऑफ दीज है, मतलब कोई भी नहीं, तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, केदारनाथ वाला। ठीक है, बाज की दाढ़ में आदमी खून, मतलब
बाज की डाढ़ में मतलब आदमी खून लग चुका है, यह पंक्ति किस कविता की है ना। बाज की डाढ़ में खून लग चुका है, इतना याद रखो। तो यह किसकी कविता है बताना है। तो 22 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी हो जाएगा, है ना। तय तो यही था, इसमें बात करी गई है। एंड अगला सवाल है 23 नंबर का, कविता का इतिहास मुख्यतः किसका है। कविता का इतिहास मुख्यतः प्रगीत मुक्तक है। बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। 24 नंबर का सवाल है, टोटल 40 ऑब्जेक्टिव हैं तो 12 मिनट लगेगा, टेंशन मत लो। आलोचना के अनुसार, है ना, अच्छे अर्थों में प्रगीतात्मक का आधार और अर्थ है ना। तो इसमें बताना है 24 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, उपरोक्त दोनों। देखो समझ के लिए विरुद्ध व्यक्ति और एकांत गीत भी, ये दोनों होगा। तो कुछ ऐसे ऐसे आपको सेंटेंस में मिलेंगे जो कि टफ लगेंगे। वैसे काव्य जो बिल्कुल आया से पूर्ण स्वतंत्र है, तो ऐसे कौन से हैं बताना है काव्य। तो उस काव्य को हम क्या कहते हैं जो कि बिल्कुल भी स्वतंत्र है। तो 25 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी। ठीक है, प्रबंध काव्य क्या होगा, प्रबंध काव्य। ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी गलत है, ये ऑप्शन नहीं होगा। आपका ऑप्शन जो होगा मुक्त काव्य। ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो, नहीं होना है भाई, अच्छे से ध्यान देना है। निराला जी की प्रमुख रचना निम्न में से है। तो निराला जी के चारों ऑप्शन तुमने देख लिया, बताओ निराला जी का कौन है, कोई भी इसमें से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। एंड अगला सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शिकायत थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शिकायत थी किस चीज से, आधुनिक कविता से ना, आधुनिक कविता से। हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक क्या थे, निबंधकार, आलोचनाकार, उपन्यासकार, नहीं, ये तीनों नहीं, तीनों से कोई भी नहीं थे वो। ठीक है। एंड अगला सवाल है जो कि 29 नंबर का सवाल है, कविता के नए प्रतिमान कब प्रकाशित हुए। तो कविता के नए प्रतिमान जो था ना, वो हुआ था 1968 में प्रकाशित हुआ था। कब, 1968 में। एंड 30 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है नामवर सिंह, यानी कि नामवर सिंह के द्वारा इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है। उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1972 में दिया गया था, क्योंकि आपको पता है कि 1971 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर 1972 दे रखा है, इसलिए ये वाक्य बिल्कुल भी गलत है, बाकी सब वाक्य सही है अगर आप पढ़ के देखोगे तो। अगला, नामवर सिंह अक्सर अपना जन्म दिवस की तारीख को मानते हैं, मतलब किस तारीख को अपना जन्म दिवस मनाते हैं, वो मानते भी हैं। तो 31 का जो ऑप्शन नंबर होगा सी होगा, 1 मई 1927 को। बट आप देखोगे तो आपको अलग दिखेगा, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बता रखा है, ये मानते थे उस डेट को, बट था कुछ अलग। नामवर सिंह की मृत्यु हुई थी, नामवर सिंह की जो मृत्यु थी ना वो दिल्ली में हुई थी। ठीक है, मुझे लगता है कि आप सब कंफ्यूज हो रहे हो, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लास्ट तक आप देखोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों की। नामवर सिंह किस काल के लेखक थे, तो नामवर सिंह आधुनिक काल के लेखक थे। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। एंड कमायनी के कवि, कमायनी के कवि आपको बताना है, तो वो थे जयशंकर प्रसाद जी। ए नंबर का ऑप्शन सही है, कमायनी का। एंड अगला सवाल है जो कि 35 नंबर का है, वाद विवाद संवाद। वाद विवाद संवाद एक आलोचना है, वाद विवाद संवाद एक आलोचना है। एंड अगला सवाल है, पत्र संग्रह प्रसंग का विशेषण है। तो प्रासंगिक का विशेषण है प्रसंग, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। और तस्वीर का अर्थ होता है, तस्वीर का अर्थ होता है देखो प्रभाव भी और असर भी, ये दोनों होता है। तो सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, सी नंबर वाला। अच्छे से याद रखना, कोई एक ऑप्शन दे देगा तो आपको मारना होगा, तो अच्छे से याद होना चाहिए। तन गई रीढ़ की किसकी रचना है, तो ये रचना बताना है नागार्जुन की है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी सही है, नागार्जुन। ठीक है। एंड 39 नंबर का सवाल है, मैथिली शरण गुप्त ने अधिकांश, मैथिली शरण गुप्त ने अधिकांश प्रबंध लिखे थे, प्रबंध काव्य। याद रखना, मैथिली शरण ने प्रबंध काव्य लिखा था। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, नामवर सिंह के गुरु का क्या नाम था, तो नामवर सिंह के गुरु का नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये सारे मैंने काफ़ी डिटेल में करा दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इसलिए करता हूँ सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जैसे हम लोग करने वाले हैं, इसके जितने भी प्रश्न उत्तर हैं बस आपको सुनना है, अच्छे से चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। पहला सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें, यानी कि पाठ के आधार पर बताना है रामचंद्र शुक्ल के काव्य के आदर्श को। सुनना चीज़ें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य ही थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक ही पूर्ण दृश्य होता है।
उन्हें आधुनिक कविता को बढ़ावा दिया जाने लगा और कहा जाने लगा कि आजकल कोई लंबी कविताएं पढ़ना नहीं चाहता। यानी कि उनका मानना था कि अब लंबी कविताएं कोई नहीं पढ़ता, किसी को फुर्सत ही नहीं है कि लंबा लंबा कविता लिखा जाए तो उसे कोई पढ़े। तो उनका बात था, जो कि अब मैंने आपको चैप्टर के आधार पर बता दिया। दूसरा सवाल है कला कला के लिए सिद्धांत क्या है। तो कला कला के लिए सिद्धांत क्या है बताना है। 2 नंबर में सवाल आपके पूछे जाते हैं। कला कला के लिए सिद्धांत से तात्पर्य है कि मुक्तकों का चलना होना और लंबी कविताएं का, है ना, मतलब लंबी कविता को नकार देना, यानी कि मना कर देना, ठुकरा देना कि अब लंबी कविताएं नहीं चलेंगी। तो कला कला का यही सिद्धांत था। अगला सवाल है जो कि 3 नंबर का है आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल है कि प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित रही है। तो आंसर सुनो अच्छे से। प्रगीत का अर्थ एकांक संगीत या अकेले बैठकर गाया गया गीत माना जा सकता है। इसके बारे में यह धारणा प्रचलित रही है कि प्रगति के रूप में प्राय उसी कविता को स्वीकार किया जाता है जो बिल्कुल व्यक्तिगत और आत्मपरक हो। तो इस तरह से धारणा दी गई है जो कि बहुत प्रचलित है, ठीक ना। एंड अगला सवाल है तुम्हारा 4 नंबर का। वस्तुपूरक नाट्यधर्मी कविताओं का तात्पर्य है। आत्मपरक प्रगीत और नाट्यधर्मी कविताओं को यथार्थ व्यंजना में क्या अंतर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा अच्छा है ना, देख सकते हो, याद हो जाएगा सुन के। वस्तुपूरक नाट्यधर्मी कविता से तात्पर्य है किसी सामान्य विषय पर आधारित नाट्य कविता। यह आकार की दृष्टि से कुछ लंबी होती है। आत्मपूरक प्रगीत भी नाट्यधर्मी लंबी कविताओं के समान ही होता है। आत्मपूरक प्रगीत का नाट्यधर्मी कविता में अंतर होता है। तो एक छोटा सा अंतर होता है जो कि मैंने आपको लिख के बता दिया। वैसे इस चैप्टर से 1-2 सवाल ही आते हैं तुम्हारे एग्जाम्स में, टेंशन मत लो। हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान है, उदाहरण स्पष्ट करें। हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान है, वो सवाल कर रहा है, तो उसको बारे में आपको बताना है। हिंदी कविता के इस इतिहास में प्रगीतों का मुख्य स्थान है। हिंदी कविता का उदय गीत से हुआ है। गीतों के मन को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। कबीर, सूर, मीरा, नानक, रैदास आदि अधिकांश संतों ने प्राय दोहे और गे पद ही लिखे हैं, यानी कि ज़्यादा दोहा लिखे हैं, गे पद लिखे हैं जो भी लोग थे। अगर विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का, ठीक है, उदय ही गीत से हुआ है, जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी में हुआ है। किससे मानने की इसमें बात कर रहा है, विद्यापति को हिंदी का पहला कवि मानने के बारे में बात किया जा रहा है। अगला सवाल है तुम्हारा 6 नंबर का, ठीक है। बहुत कम समय में उड़ा दूंगा, टेंशन मत लो, बहुत छोटा वीडियोज होगा। आधुनिक प्रगीत काव्य किन अर्थों में भक्ति काव्य से भिन्न है, यानी आधुनिक प्रगति जो है वो भक्ति से किन प्रकार अलग है। एवं गुप्त जी आदि प्रबंध काव्य से विशिष्ट हैं। क्या आप आलोचक के सहमत हैं, मतलब जो आलोचक है उससे सहमत है, अपने विचार दीजिए। तो अपने विचार देना है आपको, ठीक ना। आधुनिक प्रगति काव्य का उदय 20वीं सदी में रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ था, जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से है। भक्ति काव्य से लगा इस रोमांटिक प्रगीतात्मक के मूल्य में एक नया व्यक्तित्व है, जहां समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है। यानी कि जो व्यक्ति है वो अपनी सामाजिकता को प्रमाणित करता है। इन रोमांटिक प्रगीतों में भक्ति काव्य जैसी भावना तो नहीं, किंतु आत्मीयता और इंद्रियता जरूर है। मैथिली सरल गुप्त जो राष्ट्रीयता संबंधी विचारों तथा भावों को काव्य का रूप में देते थे, उनका काव्य भी प्रबंध काव्य था। और एक छोटा सा 3 लाइन है, देख लो। उस समय उन्हें सामाजिक माना गया, लेकिन विद्वान जनों को यह एहसास हो गया कि इन रोमांटिक प्रगीतों में भी सामाजिकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि आप दूसरा चीज़ें लिख रहे हो। ये बोल रहे थे रोमांटिक चीज़ें भी लिखने में ना समाज का ही हित है, कुछ तो ज्ञान मिलेगा उन लोगों को, ठीक है, उनका मानना यह था। एंड अगला सवाल है तुम्हारा 7 नंबर का। कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है, यानी कि कविता में जो बताया गया है सिर्फ वही समझ सकता है जो उसको लिख है, जो कह रहा है, जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। इस कथन का आशय स्पष्ट करना है, यानी ये जो कथन है, जो क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको बताना है। सुनना ध्यान से। प्रस्तुत पंक्ति नामवर सिंह द्वारा रचित निबंध प्रगीत और समाज से लिया गया है।
आलोचन के अनुसार प्रगीतात्मक कविता में कई परिवर्तन हुए। इस पंक्ति का आशय यही है कि व्यक्तिगत अथवा एकांत में लिखे गए गीतों में भी मानवता के भाव होते हैं और उसे केवल अकेलापन के मर्म को समझाने वाला ही समझ सकता है, यानी कि जो भी समझा सकता है वही समझ भी सकता है अच्छे तरीके से। तो मुक्तिबोध की कविता पर पुनर्विचार कीजिए। आवश्यकता क्या है, मतलब विचार करने की आवश्यकता क्या है मुक्तिबोध ने जो कविता लिखी है, आलोचना के इस विषय पर क्या निष्कर्ष है। तो निष्कर्ष क्या है उसके बारे में हम लोगों को बताना है, ध्यान से सुन लो। मुक्तिबोध ने सिर्फ लंबी कविताएं ही नहीं लिखी, उनकी अनेक कविताएं छोटी भी हैं और छोटी होने के बावजूद लंबी कविताएं से भी कदर कम समर्थक नहीं है। यानी कि लंबी कविताएं तो नहीं है, छोटी है बट लंबी जैसी भावनाएं देती हैं, पूरा मतलब डिटेल में। ये कविताएं अपने रचना विन्यास में प्रगीत धर्मी है। कुछ विचार से तो नाटकीय रूप के बावजूद मुक्तिबोध की काव्य भूमि मुख्यतः प्रगीत भूमि है। मुक्तिबोध का समुच्चय काव्य मूलतः आत्मपरक है, इसलिए उनकी कविताएं पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। लेकिन यह भी है कि यह कविता आत्मपरक होते हुए भी प्रत्येक कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक ना, यानी कराती है। और अगला सवाल है तुम्हारा 9 नंबर का, त्रिलोचन और नागा अर्जुन के प्रगीतों की विशेषता क्या है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। सुन लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। त्रिलोचन के और गीतों में जीवन जगत और प्रकृति के जितने रंग बिखरे हुए हैं चित्र मिलते हैं वे दूसरे जगह दुर्बल हैं। वहीं नागार्जुन की बहुमुखी आक्रामकता काव्य प्रतिमा के बीच आत्मपरक प्रगीतात्मक अभिव्यक्ति के क्षण कम ही आते हैं। तो उनकी विगत तीव्रता प्रगीतों के प्रचलित संसार को झटके से छिन्न भिन्न कर देती है। ठीक है, ये बातें याद रखना आप। ठीक है, क्या कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है। एंड अगला सवाल है 10 नंबर का, उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव, अरे यार सब तो हो ही गया ना आपका। मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। केदार सिंह की उद्गृत कविता से इस कथन की पुष्टि करना है। जो भी उन्होंने कविता लिखी है तो उसके बारे में, ठीक है, वहाँ से आपको बताना है। मित कथन का अर्थ होता है कम शब्दों में अधिक कहना, यानी का छोटा छोटा बातें लिख रहे हो उसका अर्थ ज़्यादा निकले, जो कि केदारनाथ सिंह की कविता में देखने को मिलता है। उन्होंने बड़ा ही सीमित शब्दों में एक विस्तृत भाव किया गया है, मतलब उन्होंने बहुत कम समय में लिखा है लेकिन उसका एक विस्तृत भाव निकलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर समझ में आपको आ गया होगा। एंड आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, सारी चीज़ें डिटेल में दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाकर हिंदी के लिंक से आप चीज़ें पढ़ सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक।